नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में मैं रोहित कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये शिक्षण कला के लिए वीडियो बनाया गया है और अन्य दक्षता है। किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में जब आप ध्यान देंगे, बिहार बीटेट बोल सकते हैं आप, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आते हैं, वो 50 नंबर के आते हैं टोटल क्वेश्चन और यही सबसे ज़्यादा एक मजबूत कड़ी होता है स्टेट निकालने में। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है, 30 क्वेश्चन शिक्षण कला से रहता है और अन्य दक्षता से 20 क्वेश्चन रहता है। ये अगर पकड़ हो जाए अच्छे से, तो समझिए कि आपका तो स्टेट हर हाल में निकलेगा। इस पे तो पूरा फोकस करेगा। इसका मैं एक लंबा सीरीज़ चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जितना है, आप देखिए यहाँ पे मैं तीर लगा रहा हूँ, कितना सारा सेट दिया गया है। पुराने साल का पूछा हुआ क्वेश्चन का है, 2024 या 25 आप देख सकते हैं पूछ रहे हैं तो मतलब एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है इस सीरीज को अच्छे से समझना सारे को। ये 9th-10th में भी काम आ जाएँगे, 11th-12th में भी काम आ जाएँगे ये शिक्षण कला। तो विश्वास करें, शांति से पूरे सीरीज को देखें, ये मेरा बनाया हुआ सेट नहीं है। ये किसी मैं कॉम्पिटिशन जैसे ये छपा है यूथ कॉम्पिटिशन से, तो उसने नहीं बनाया। ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले, बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सीरीज को पूरा एकदम दुलार प्यार दीजिए और बढ़िया से सीखिए। आप देख रहे हैं दोस्त मिशन सरकारी नौकरी। जी हाँ, आप देख रहे हैं मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स मैं चलाया हूँ क्योंकि इसके तहत मैंने कई सीरीज़ चला रखा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लगा रखा होऊँगा तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं, यहाँ पे मैं नहीं पोस्टर लगा रखा हूँ। वैसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बहुत सारे हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी-सी अपने बारे में पहले आपको जानकारी दे दूँ कि आखिर आप किससे पढ़ रहे हैं। तो दोस्त जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं आज से नहीं एक लंबे समय से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। अगर आप बात करें टीचिंग लाइन की तो मैं 2009 से ही दोस्त टीचिंग लाइन में हूँ। जी हाँ, 15 साल आज होने जा रहा है। तो पहला तो ये पॉइंट है कि आप हमसे आराम से पढ़ सकते हैं, एक लंबा-चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग लाइन में। दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ। यह सबसे बड़ा बात है कि आप हमसे पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले रखा है, उसको इतनी तो आइडिया अच्छे से आ चुकी है कि आखिर हाँ, कैसे टीचिंग करानी है, कौन-सी बात मैंने पढ़ा नौकरी करने के लिए और कौन-सी बात मैं आपको पढ़ाऊँ कि आपको भी नौकरी लगे। इसके अलावा एक और प्रूफ़ है कि जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट भी पहले हमसे विश्वास किए और पढ़े। एसएससी में, रेलवे में, बीपीएससी, टीचर, सीटेट बीएड ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स मेरे यहाँ से बच्चे क्लियर किए हैं पढ़ के। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है। तो इन्हीं विश्वास के साथ आप भी विश्वास रखिए, अच्छे से हमारे से क्लास करिए, सारे सीरीज़ को देखिए। बहुत जल्द वो ऑथेंटिक पढ़ाई है ना कि बहुत जल्द आपको नौकरी के नज़दीक ले जाएगी। बहुत भाषणबाज़ी नहीं, बहुत एक्स्ट्रा इधर-उधर की बातें नहीं करूँगा, सिर्फ़ काम की बातें करूँगा जो आपको एकदम रियल में आपके लिए काम की है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे देता चलूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा। दोस्त इसके अलावा मेरा और भी एक यूट्यूब चैनल है हाई फिट ग्लोबल फैशन करके नाम है, योर आइडिया योर फैशन। अब ये क्या है, इसमें सारे फिटनेस और फैशन से रिलेटेड बातें इसमें होती है, क्योंकि ज़िंदगी में नौकरी, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन साथ में फिट रहना और फैशन आज के डेट में इसको पीछे छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये चैनल है क्योंकि मैं खुद एक फैशन डिज़ाइनर हूँ इसका कोर्स कर रखा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस चैनल को भी जाके विज़िट कर सकते हैं, आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, काम आएगी। शांति से हो जाइए, आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारी बातें आपके माइंड में उतार दूँगा, बस आप शांति से देखिए। कह रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार स्टेट अनिवार्य प्रश्न पत्र, ठीक है? शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएँ, ये आप देख सकते हैं किस दिन पूछा गया है। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप इसे देखिए। देखिए किस डेट को ये पूछा गया है। आप जब देखेंगे 13/9/2023 को पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। सोच के देखिए हर एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी आँखों के सामने है। यहाँ से शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। बस इतना ही मैं फिर एक बार बोल दूँगा कि बहुत ज़्यादा इसे सीरियसली लीजिएगा क्योंकि स्टेट यही निकलवाएगा 50 नंबर। कह रहा पहला क्वेश्चन, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब अधिगम लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? तो जी सर ठीक है। तो ऑप्शन कह रहा है कि किशोरावस्था से मृत्यु तक, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, अ, रौ रौसब से वयस्क तक, पालने से कब्र तक। तो इसको कहा जाता है पालने से कब्र तक। ठीक है? अधिगम यानी सीखना। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो इसे पढ़िए ज़रा। ये पूरे बॉक्स को पढ़िए कितना बढ़िया बॉक्स है। कह रहा है कि अधिगम अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में नई अलग-अलग क्षमताओं में अलग-अलग उन क्षमताओं के विस्तार में और संवर्धन द्वारा संशोधित किया जाता है।
जो किसी व्यक्ति के पास पहले से नहीं है, मतलब पहले से उसके अंदर नहीं है। अधिगम एक पालने से कब्र तक का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। अधिगम प्रायः चक्रीय रूप से होता है। ये लाइन भी याद रखना है, चक्रीय रूप से होता है। तो कहने का मतलब क्या है? तो ध्यान रखना है ये डायलॉग बाजी कि पालने से कब्र तक। पालने से मतलब जिसमें बच्चा झूला झूलता है, मतलब स्टार्टिंग फेज जन्म के समय से लेकर पूरा मरने समय तक लगातार कुछ न कुछ इंसान के अंदर बदलाव आता है, सीखते रहता है, उसी को अधिगम बोलते हैं। मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया। अगला कहता है सहयोग और दल भावना। ध्यान रखिएगा, दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। क्या करवाएंगे? कला, वाद विवाद, क्विज, परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य में ये क्या है? सहयोग की भावना होती है। परियोजना कई बच्चे मिलकर आपस में करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन सब है। शिक्षण में शिक्षक है, ये तो पिछली सेट वगैरह में भी था क्वेश्चन। जैसे एगो स्टूडेंट है, एगो बुक है, एगो क्या है, एगो टीचर है। तीनों अलग अलग है। जैसे स्टूडेंट है आश्रित चर, बी नंबर हो जाएगा अगर स्टूडेंट के बारे में पूछेगा। टीचर के बारे में पूछ रहा है तो ये स्वतंत्र चर हो जाएगा। एगो मध्यस्थ चर हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका क्या, पाठ्य पुस्तक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर है टीचर। बहुत सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, आप बस विश्वास से पढ़िए। विश्वासकम फलदायकम। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है क्या चीज के ऊपर? तो आप कहेंगे संपूर्ण विकास पर। शिक्षार्थी स्टूडेंट को बोलते हैं। स्टूडेंट केंद्रित पाठ मतलब ऐसे छात्र केंद्रित पाठ कह सकते हैं, तो संपूर्ण विकास पर। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट केंद्रित ऐसा सबसे अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको पढ़िए जरा। कहता है तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, उसका संपूर्ण विकास शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होता है, जिसमें शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी समझ के निर्माण के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम निम्न चीजों को सार्थक करता है। आप समझ रहे हैं, टीचर इसमें हेल्प करता है क्या चीज के लिए? कि बच्चा खुद समझ के कोई भी कार्य करे। क्या क्या होता है शिक्षा? पहला होता है लचीलापन, पाठ्यक्रम बच्चों के हिसाब से होता है। अधिगम का विधि समय, एक विधि मतलब विधि समय बनाया जाता है अधिगम के लिए। शिक्षण के विधि तरीके होते हैं। फिर कहा शिक्षण के विधि, अनुभव, कार्य, गतिविधियां। समझ रहे? छात्र के प्रगति के आंकलन के विविध तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके से बच्चों का आंकलन सब किया जाता है, कितना बच्चा सीख रहा है, कितना तरक्की कर रहा है। फिर कह रहा है प्रयोजन, ध्येय और गंतव्य का अन्य नाम है। इन इन सभी के अलावा क्या नाम है इसका? तो उद्देश्य। प्रयोजन, ध्येय, गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य है। अब इसको पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है प्रयोजन, ध्येय और गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है तथा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति को दिया गया समय उत्साह पूर्वक चलता रहता है जब तक कि वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। अगर शिक्षा में बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य वह है जिसमें बच्चों के चरित्र निर्माण, ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार शामिल होता है। यानी उद्देश्य का मतलब क्या होता है? आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं तो आपका एक उद्देश्य स्पष्ट होता है। उस उद्देश्य के हिसाब से आप तरक्की करते हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? वही उद्देश्य की बात कर रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। इसे एक बार अपने से शांति से पढ़ लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। रुकिए और पढ़ लीजिए इसे एक बार और। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर जरा फोकस करिए। आप कहेंगे सर कि इसका टिक लगा दीजिए 6 नंबर का पहला ही। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा केल्डवेल कुक ने कहा था। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मतलब बच्चों के अंदर खेल तो खुद ही आ जाएगा, आप उसको मना करो या ना करो। तो किन्होंने कहा था? कोल्डवेल कुक ने कहा था। और खेल में शारीरिक विकास भी होता है और सामाजिक और सहयोगात्मक विकास भी होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। आर्मस्ट्रॉन्ग एक व्यक्ति थे, इनकी शिक्षा की देन क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि है। इन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अब क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ पे करा रचनात्मक और उत्पादक सीखने की सुविधा के लिए प्रचलन विभिन्न प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण है।
ह्यूरिस्टिक विधि इनमें से एक है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि एक स्व खोजपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बात समझ में? इनका कहनाम था कि बच्चे इसमें खोज विधि तरीका से यानी खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि इसीलिए नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देने का प्रयत्न करें जरा। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है डैश पढ़ने के लिए। बात समझिएगा जरा। तो इतिहास पढ़ने के लिए नाटक या भूमिका निर्वाह करके क्या हो सकता है, इतिहास पढ़ाया जा सकता है। ये तो नॉर्मल सोच के भी आप बता सकते हैं। कर नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल होता है इतिहास विषय पढ़ाने के लिए। नाटक एक दर्पण के समान होता है जिसमें स्वयं एक छवि का प्रयोग करते हैं और मूल्यांकन द्वारा बता सकते हैं कि हाँ कि उस समय क्या हुआ था, वैसा कुछ प्रयोग करके। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंब होता है। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंब होता है। तो उद्देश्य कथन से कह रहा है, पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन से उप विषय प्रतिबंध होता है। पाठ्य योजना से अध्यापक को पता लगता रहता है कि कितना पाठ्यक्रम समाप्त हो गया तथा कितना शेष है। पाठ्य योजना के अभाव में अध्यापक एक ही पाठ को 2-3 बार पढ़ाते रह सकता है भूलवश। बात समझ में आ रही? इसलिए पाठ्य योजना बनाना जरूरी है, क्योंकि पाठ्य योजना आप एक ही डायरी में बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर बार बदल देते हैं। तो आप जब भी पलटी मारेंगे तो आप देखेंगे अच्छा इस चैप्टर तक मैंने पाठ्य योजना बना लिया, पढ़ा दिया बच्चों को, ये होता है बेनिफिट। ठीक है, आगे कहता है शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था। बात समझ में आ रहा है? शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौना जो उपहार था। तो आंसर हो जाएगा फ्रोबल का। कहता है फ्रोबल के शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार थे। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। ये सब याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि किंडरगार्टन किसने बनाया। तो किंडरगार्टन विधि जो था ये फ्रोबल का द्वारा स्टार्ट किया गया था। फ्रोबेल की दृष्टि में से शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपनी दैवीय स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान करना होता है। यानी बच्चे क्या इसमें सीखते हैं कि कैसे समाज में हमें निर्वाह करना है, रहना है, मेरे अंदर क्या ताकत है, ये सारी बातें। और किंडरगार्टन किसने चलाया? तो फ्रोबेल ने। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको नंबर दिलाने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से ऊंचा उठाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? अच्छा, अधिगम में योगदान नहीं देती है यहाँ पे, तो गैर प्रासंगिक। प्रासंगिक रहता तो सही हो जाता, ये देता है, ये देता है, ये देता है, ये नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? स्थूल गति कौशल सीटेट में पढ़े आप, तैरना। अब कहेंगे अब स्थूल गति है तो ये क्या है बताइए? एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, एक कागज का वृत्त के रूपरेखा के अनुसार काटना। तो कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि तैरना एक प्रकार का स्थूल गति है। स्थूल कौशल वे है जिनमें देखिए ध्यान रखिए, जिन्हें चलने संतुलन बनाने, दौड़ने और घसीट कर चलने जैसे कार्यों को करने के लिए बड़े मांसपेशिया समूह का उपयोग होता है। यानी सीधा कहिए बड़े मांसपेशिया समूह का जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ पे क्या कहेंगे? स्थूल गति। ध्यान रखना है, इसलिए तैरना भी स्थूल गति के अंतर्गत आता है कि पूरा बॉडी इसमें एक्टिव होता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका एकीकरण, यानी सरल से जटिल, अब विभेदीकरण, जटिल से सरल की ओर जाते हैं। भौतिक विकास, वृद्धि और विकास के एकीकरण और विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। एक सेकेंड दे दीजिए मुझे, यहाँ पर के इसको अच्छे से क्लियर किया जाए। कह रहा है कि भौतिक वृद्धि विकास के एकीकरण या सरल से जटिल और विभेदीकरण जटिल से सरल के सिद्धांतों का पालन करता है। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संदर्भित कार्य के लिए संरचनात्मक वृद्धि होता है, मतलब शरीर के अंग का एक संरचनात्मक वृद्धि हो रहा है। इसमें सीखने और परिपक्वता की प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति सभी गुणात्मक परिवर्तन शामिल होता है। बच्चा तो शरीर से बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ के अंदर क्या क्या हो रहा है? तो सीखना और परिपक्व हो रहा है किसी भी बात में। इसके कई सिद्धांत होते हैं जिसमें एकीकरण, विभेदीकरण, निरंतर, व्यक्तिगत अंतर, परस्पर संबंध आदि शामिल होता है। ठीक है, 14 का जवाब दीजिए। 14 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है?
व्याख्यान विधि तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुराना जमाना का है। चर्चा विधि भी नहीं हो सकता, प्रश्नोत्तरी विधि नहीं होता, सबसे अच्छा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में आप क्या करते हैं, बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं, सामने हर हर एक घटना को बच्चा देखता है और पोस्टर, चार्ट, फ्लैट, ये सारी चीज़ का प्रयोग करते हैं। बच्चों को बहुत जल्दी आकर्षित भी करता है और बच्चा सीखता है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उच्च शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो आंसर कहिए, छात्रों में स्व शिक्षण को बढ़ावा देना, कि बच्चा खुद सीखने लगे। ये सबसे बड़ा टीचर का गुण है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। तो आंसर हो जाएगा दोनों में, छात्र और स्टूडेंट दोनों को मार्गदर्शित करता है आपका क्या, पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो ये तो कोलकाता वाला आंसर होगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में सबसे पहले बना था। यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसके बारे में, ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था। 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 के तहत इसको बनाया गया था और ये राष्ट्रीय महत्व पर है और आज भी सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, कलकत्ता में है। जवाब दीजिए अगला। 18 नंबर कहता है, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है, कलात्मक नहीं, वैज्ञानिक। और ऐसा क्यों, तो यहाँ से आप पढ़ के समझ सकते हैं। कह रहा है कि शिक्षक की प्रभावशीलता उसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। शिक्षण मतलब टीचिंग, शिक्षण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ उस दृष्टिकोण से है जो कि सीखने वालों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, ताकि वे वैज्ञानिक जानकारी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके वैचारिक विचार तैयार कर सके, वैज्ञानिक विचार तैयार कर सके। इसे बताइए। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है। मतलब ऐसा क्यों कहा गया है? शिक्षक को दोस्त भी कहा गया है, दार्शनिक भी कहा गया, मार्गदर्शक भी कहा गया है, तो ऐसे पहले भी आया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा वह छात्रों के मानवता के उच्च मूल्य को अवगत कराते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपके अंदर क्या है पावर। ठीक है, वो नेता भी है, दोस्त भी है, मार्गदर्शक है, सब है टीचर उसके लिए, और बच्चे मानते भी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगम प्रक्रिया बच्चा का चल रहा है, उसमें शिक्षक क्या भूमिका निभाता है? सहायक के रूप में, यही आंसर हो जाएगा। सहयोगी के रूप में नहीं, ये दोस्त निभाते हैं। सलाहकार के रूप में नहीं, याद रखें सहयोगी के रूप में होता है, सहायक के रूप में, हेल्पर। अगला कह रहा है कि एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है, तो आप कहेंगे वैधता होती है। मूल्यांकन में वैधता, ये लाइन को यम रटिए। कह रहा है मूल्यांकन वो प्रक्रिया जिसके आधार पर शिक्षक किसी छात्र के ज्ञान का आंकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र के किसी विषय में कमियां, उसके जो रुचियां हैं, प्रतिभा है, ये सारे को पता करते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, वैधता एवं विश्वसनीयता अवश्य गुण होते हैं। ये 3 शब्द पर पूरा फोकस करिए। क्या क्या है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ। वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता, ये 3 शब्द को माइंड में रखिए, अच्छे शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है। 22 नंबर उसी तरफ कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, संकलनात्मक, वाद विवाद। तो आंसर क्या कहिएगा? वाद विवाद। ये मूल्यांकन इससे नहीं होता है, ये तो एक एक्टिविटी है। निर्माणात्मक भी मूल्यांकन होता है, संकलनात्मक भी होता है, सीसीई भी होता है। ये मूल्यांकन का प्रक्रिया है। जवाब दे जरा। मूल्यांकन संबंधित है, मूल्यांकन संबंधित सभी से, अधिगम प्रक्रिया से भी, विषय से भी और उद्देश्य से भी। मूल्यांकन किसी निर्दिष्ट क्षेत्र, किसी के दर्शन का अवलोकन या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षा में एक मुख्य घटक के रूप में प्रदर्शित होता है। शिक्षक विश्लेषण करने के लिए और छात्र की उपलब्धि अंदाजा लगाने के लिए मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से बहुत कुछ बच्चों के बारे में पता चलता है, ठीक है, और उसी हिसाब से बच्चों को ट्रीट करके उसे पढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्याचार्य से संबंधित नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा, पाठ्याचार्य से संबंधित नहीं था। जो गलत है उसको काट देता हूँ, ये सही है, इसको पढ़िए। यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है। पाठ्याचार्य जो है छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित, सही बात। यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, ये भी सही बात है। यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना, ये भी सही बात है। पाठ्यक्रम भाग है, पाठ्यक्रम किस चीज का भाग है? शिक्षण का, यानी टीचिंग का, पाठ्याचार्य का, क्या बोल रहा है, वर्ग कक्षा का, समाज का, था पाठ्याचार्य का। पाठ्यक्रम जो है पाठ्याचार्य का भाग है। पाठ्याचार्य जो हर रोज क्लास चल रहा है उसी का ना पाठ्यक्रम भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़िए।
मोसले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 26 का जवाब दीजिए। कितने भागों में बांटा है? तो आप कहेंगे 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? तो आपका आंसर निकलेगा 5 वर्गों में बांटा है। मोसले के जरूरत के पदानुक्रम मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत है जो बताता है कि व्यवहार तेजी से जटिल जरूरतों में प्रेरित होते हैं। पदानुक्रम को आमतौर पर पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। इस सबसे बुनियादी जरूरतें आधार बनाती है और जटिल जरूरतें चरम पर पाई जाती है, मतलब सबसे ऊपर। क्या क्या है उसको पढ़ते हैं जरा। सबसे नीचे है साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, उसके बाद है लव बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड, उसके बाद है सेल्फ ऑटोलाइजेशन नीड, एक्चुअलाइजेशन नीड। आइए, मोसले का मानना था कि मानवीय जरूरतें एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। निचले स्तर की जरूरतों को नींव रखती है और ऊपर वाले जो है वो स्वभाव की बताती है। नेक्स्ट कहता है सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। सीखना क्या है? स्वाभाविक क्रिया, मतलब खुद ही होता रहेगा, आप सिखाओ या ना सिखाओ सीखेगा। तो जीवन प्रयत्न चलता है, मतलब जीवित प्राणी का है और जीवन प्रयत्न चलता है, यह जो सीखने की कला है। क्योंकि कुछ भी काम करेगा उसमें वो विफलता हासिल करेगा, खुद सीखेगा अगली बार कैसे सही होगा। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा करता ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका जातिगत अनुभव। जातिगत अनुभव कोई शिक्षण अधिगम में हेल्प नहीं करता, तो हेल्प करता है उसको पढ़िए। शिक्षकों का अनुभव करता है, अधिगम अनुभव करता है, पारंपरिक वर्ग कक्षा करता है। अब देख रहे हैं 30 क्वेश्चन तक रहेगा इसमें। अब देखिए शिक्षण कला आयामी शिक्षण सामग्री है। आयामी शिक्षण सामग्री तो उपयुक्त सभी चार्ट मॉडल वस्तु सभी आयामी है। कह रहा है हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है, हैंड्स मतलब हाथ के ऊपर सीखना, तो पूछताछ करके सीखना, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना। तो आंसर हो जाएगा करके सीखना। बच्चे खुद करके जब सीखते हैं उसे हैंड्स ऑन सीखना कहते हैं, हैंड्स ऑन सीखना। अब देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। 20 क्वेश्चन अब अलग कहीं से पूछा जाएगा। हिस्ट्री से है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड से कभी कभी नॉइज जाएगा, प्लीज़ उसे इग्नोर करेंगे क्योंकि मैं सुबह में शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा गाड़ी चल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 के लिए अध्यक्ष थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेद के कारण उन्होंने त्रिपुरा सत्र से इस्तीफा दे दिया। और इनका जन्म जो है 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। ये कटक उड़ीसा में वहाँ पे हुआ था किनका? सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे 1938 में, और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। फिर गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद इनका हो गया था। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार आंसर होगा। खजियार भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश के डलहौजी हिल स्टेशन के लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर है। खजियार हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नाम में देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं लिख के खजियार लिखता है, ताकि आप ना पढ़े रहे तो आप ना बना सकें। P/E शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपात में से एक है। P/E क्या दर्शाता है? तो आप कहेंगे कमाई की कीमत, यानी प्राइस टू अर्निंग। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो बिहार में था ये, बिहार और बंगाल आंसर हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन दौरान हुआ था बिहार में, बहुत प्रभावित। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची पूछ रहा है किस पहलू से संबंधित है? तो आप कहेंगे दल बदल से संबंधित है ये। और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। ये लाइन 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था संविधान में, और कहा गया था दल बदल नहीं करना है। ये नहीं कि दल बदल करके यही सब नौटंकी करते रहना है। नेता सब क्या करिएगा, यही सब कर करके नासे हुए। नेक्स्ट कर रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। इसको मैच कराना है, ठीक है। जीरा छोटा होता है एवं खुशबूदार होता है। केसर पीला रंग का होता है।
मिर्च जो है कील की तरह दिखता है, ये भी सही बात है। नहीं, कील की तरह थोड़े ना दिखता है, लौंग दिखता है कील की तरह। ये दिखता है दक्षिण अमेरिका में उत्पत्ति है मिर्ची का, मिर्ची दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सही है, देखिए यहाँ पे मैच करके दिखाया है ना। जीरा छोटा एवं खुशबूदार, केसर पीले रंग का होता है, मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, लौंग कील की तरह। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो आंसर दीजिए उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी के पास सबसे पहले क्या उड़ीसा है? भारत का विशाल भौगोलिक वाला देश है और इसमें वहाँ पे है। क्रम में देखें तो पहले है पश्चिम बंगाल, उसके आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पुडुचेरी एवं अंडमान निकोबार इस तरीका के है जो उस तरफ में है, खाड़ी बंगाल की खाड़ी की तरफ। और इस तरफ में क्या है? अरब सागर की तरफ गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, केरल, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, ये सारा इस तरफ में है। अच्छा क्वेश्चन ये था। पूरा क्वेश्चन मैंने ला दिया आपके स्क्रीन पर, जवाब देने की कोशिश कीजिए। करा है कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये सही बात है, पहला तो मैं सही मानूंगा। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय होता है, किस परिवार का कृषि के लिए भूमि मिलेगी, ये भी है, ये भी सही बात है, ठीक है, ये भी सही है। जंगल अधिनियम कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष जंगल में रह रहे हैं, ये भी सही है। नहीं, 15 वर्ष नहीं, 25 वर्ष है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में से जुड़े हुए, भी सही है, तो आंसर ए हो जाएगा, एक ए बी डी। इसका आंसर दीजिए, न्यूमेरिकल साहब से पूछ रहा है, छोटा सा बेसिक सा है। 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? घनत्व यहाँ पे है और आयतन इतना दिया हुआ है, द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, ठीक है। तो 24 गुना 6 कर देंगे, 144 ग्राम हो जाएगा। कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? दो चीज़ बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एक तो तरीका है कॉपर और जिंक से, एक है कॉपर और टीन से। तो आंसर मार दीजिए कॉपर टीन में, तो कॉपर 80%, टीन 20%, या तो कॉपर 70% और जिंक 30%, ये दोनों मिला के आप बना सकते हैं मिश्र धातु क्या? कांसा। निम्नलिखित में से कौन सा 36-50 का एक गुणनखंड है, मतलब इसको काटेगा, जिससे भी कट जाए, आपको भाग दे के चेक कर लीजिए, ये चारों ऑप्शन से भाग दे के दिखे, जिससे ये कट जाए वही आंसर होगा। तो ये नॉर्मली देखा जाए तो 5 से कट जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है 100 लाख को निम्नलिखित में से जाना जाता है, 100 लाख को क्या कहते हैं? तो 100 लाख लिख लीजिए, आप पढ़िए इसको, क्या कहिएगा इसको? इसको 1 मिलियन कहिएगा। 10 लाख को क्या कहते हैं? 10 लाख नहीं, सॉरी 1 बिलियन कहेंगे, वही तो। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं और 100 लाख को क्या कहेंगे? 1 बिलियन। एक क्वेश्चन है, कहा प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? 3 दर्जन पैकेट का मतलब समझ रहे हैं, क्या पैकेट बनाया? सोचिए जरा, 1 दर्जन में 12 होता है, 3 बाती 36 बनाना है, तो वजन निकाल लीजिए और उसको भाग दे दीजिए ग्राम में। तो सभी को पहले ग्राम में बदलिए, तो देखिए ये तो ग्राम में आ गया, 4800 हो गया, ये 2500 हो गया, ये 3500 हो गया, सबको ग्राम में लिया है, सब जोड़े तो इतना आया। इसको अब 36 से भाग देना है, 36 से भाग देंगे, 300 ग्राम एक पैकेट का वजन आया। बहुत आसान रहता है, डेली लाइफ से जुड़ा है। एक वर्ग की भुजा 5 से में यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? दुगना करना है, तो देखिए पहले क्षेत्रफल कितना निकाल लेते हैं, वर्ग का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। उसके बाद कह रहा है डबल कर देना है, तो डबल करके स्क्वायर करेंगे यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया? तो 4 गुना हो गया, 25 चौका 100 यानी 4 गुना हो गया। एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। रूबीना ने कार से 16
21:50 अपनी यात्रा शुरू की, उसी दिन 21:50 समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय लिया गया? बहुत आसान है, सबसे पहले 12 बजे तक निकालिए। तो 16:50 बजे शुरू हुआ, तो देखिए समाप्त इतना बजे हुआ था। सबसे पहले इन दोनों को घटाएंगे, 4 घंटा 15 मिनट ऐसे ही निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। क्योंकि देखिए 12 बजे के बाद का ये भी था। क्यों इन दोनों को आपस में घटा पता है? क्योंकि ये भी 12 बजे के बाद का है, ये भी 12 बजे के बाद का है। 12 बजे से पहले रहता तो 12 बजे में से पहले घटा के निकालते और तब बाद वाला ऐड कर देते। इस बार इन दोनों को घटा देंगे तो निकल के आ जाए 4 घंटा 25 मिनट। ये इसका जवाब दीजिए। कह रहा है ग्राम वजन, ग्राम यूनिट है वजन का, तो सेंटीमीटर से क्या है? सेंटीमीटर में लंबाई को नापते हैं। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तेंदुआ, पैंथर, शेर, लोमड़ी। लोमड़ी हो जाएगा क्योंकि ये सभी क्या है, एक ही प्रजाति है। लोमड़ी अलग हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। आप इस श्रृंखला को पूरा करना है। आगे यानी गैप होगा, यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप देख सकते हैं क्या किया गया। तो मैं बड़ा करूँ क्या? साइज बड़ा करता हूँ पहले। हाँ, आप देख रहे होंगे इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 8 जोड़ा गया, इसमें 16, तो इसमें 32 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं हर बार बोला हूँ कि इतना को इतना लिखा गया है तो इतना आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या घटना हुआ है। तो इन दोनों के बीच में आपको देखना पड़ेगा इस तरीका के कि देखिए दोनों के बीच में क्या घटना है। आर को क्यू लिख दिया गया, एच को जी लिख दिया गया, वाई को एक्स लिख दिया गया, तो एक एक घट रहा है। तो ABCD में जितना नंबर पे आता है ना उसमें से एक घट रहा है। जैसे आर आता है 18 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पे। तो ये मुझे पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ तो मैं नहीं बता सकता था। इसी चैनल पर जाइए, एक वीडियो मिलेगा जिसमें कोडिंग डिकोडिंग होगा, ऑल रीजनिंग के नाम से होगा। उसमें चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग। उस कोडिंग डिकोडिंग को आप क्या करेंगे, जाके देखेंगे। शुरू में 5-10 मिनट के अंदर समझाए हैं हम, आपको पूरा ABCD जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे टेक्निक से पढ़ाए हैं, और वही एक्टिविटी म्यूजिक के साथ कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो LTRHB आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है 50 नंबर, इसे पढ़ लीजिए जरा। कह रहा है कि रघु और बाबू जुड़वा है। रघु और बाबू जुड़वा है, तो देखिए रघु यहाँ लिख दिए, बाबू यहाँ लिख दिए। अब बाबू की बहन सीमा है, तो बाबू की बहन सीमा यहाँ पे लिख दिए, सॉरी रीमा, रीमा लिख दिए। रीमा के पति राजन है, तो यहाँ देखिए रीमा के पति राजन बना दिया। रघु की माता लक्ष्मी के पति राजेश है, तो रघु की देखिए, रघु की माता लक्ष्मी के पति राजेश है, ये इस लक्ष्मी की पति राजेश है। कह रहा है राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ राजन से पूछ रहा था। देखिए अगर ये दोनों पति पत्नी है, लक्ष्मी और राजेश, तो राजेश का ही बेटी हो जाएगी। अब बेटी का अगर कोई व्यक्ति है तो राजन, तो क्या हो जाएगा, एक दामाद हो जाएगा। अब किसके तरफ से देखना है, देखिए राजन के तरफ से। देखिए राजन की तरफ से ही देखेंगे तो ससुर हो जाएंगे आंसर, तो ससुर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अगर आपको सेट मज़ा आया है बनाकर, तो बस 1 मिनट और रुक जाइए, मेरी बातों को सुन लीजिए। दोस्त पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ज़रूर कुछ दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अपना परिवार थोड़ा बड़ा हो सके। बस इतना ही कहूँगा, लगे रहिए हमारे साथ। बार बार कह रहा हूँ, वो चीज़ आपके सामने ला कर रखूँगा जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए 4 चांद आपको लगा देंगे। तो चलिए, मैं रोहित कुमार विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।